देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रूह कपकपा देने वाली आज की ये खौफनाक दास्तां योगेश की है। योगेश एक लाइब्रेरी में पढ़ने वाला युवा लड़का था जिसकी उम्र यहीं कोई 20 साल के करीब थी। शाम को जब वो अपने घर लौटता तो उसे काफ़ी रात हो जाती। हमेशा की तरह योगेश आज भी अपनी बाइक लेकर वापस अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। योगेश नहीं जानता था कि आज उसका सामना शैतान की बस्ती के एक ऐसे शख्स से होने वाला है जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अपने फ़ोन को कान पर लगाए योगेश एक हाथ से ड्राइव कर रहा था तो दूसरे हाथ से कॉल पर बातें कर रहा था। तभी उसके मोबाइल के अंदर से उसे एक आवाज़ आई जो बेहद ही डरावनी थी। वो एक पल के लिए थोड़ा हैरान था, बाद में उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और अपने सफ़र को आगे बढ़ाने लगा। दोस्तों, अक्सर बाइक चलाते समय हमारा ध्यान हमारे जस्ट सामने होता है, लेकिन इस वक्त योगेश की नज़र अपने साइड में दिखने वाले पेड़ पौधों पर थी और तभी उसकी बाइक एक गड्ढे में गिर पड़ी, जिसके कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक का संतुलन बिगड़ने की वजह से बाइक इधर उधर डगमगाने लगी और बाद में उसकी बाइक नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरने की वजह से उसके घुटनों पर एक भारी भरकम चोट लगी। योगेश अपने आप को संभालते हुए वापस से उठा तो उसने देखा कि उसके घुटनों से खून बह रहा था। वो जल्दी से अपने बाइक के पास पहुंचा और उसे उठाने लगा। योगेश की नज़रें अभी भी अपने साइड में कुछ पेड़ पौधों पर टिकी हुई थी। पता नहीं उसे ऐसा क्या दिख रहा था कि वो रेगुलर उन्हीं पेड़ों को घूर रहा था और उसी दौरान योगेश को ऐसा लगा कि उसके बिल्कुल पीछे से कोई अपने तेज तेज कदम पटकते हुए उसकी ओर बढ़ रहा है। एक पल के लिए जब योगेश अपने पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। योगेश का दिमाग थोड़ा अचंभित था, जो कि उसे कदमों की आहट तो साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर वहाँ पर किसी की मौजूदगी ना होना एक हैरानी वाली बात थी, मगर योगेश ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकलने लगा। लेकिन अब उसकी बाइक आगे बढ़ना बंद कर चुकी थी। दरअसल उसकी बाइक का इंजन शायद इस वक्त वो सीज हो चुका था। योगेश इस हालत में अपने फ़ोन के साथ छिड़कानी करता हुआ अपने पापा को कॉल करने लगा। जब उसने अपने पापा को फ़ोन किया तो योगेश के पापा योगेश के ऊपर ही भड़क उठे कि वो बाइक को ठीक से नहीं चलाता। योगेश इस वक्त बुरा फंस चुका था क्योंकि उसके पापा अपने बिजनेस के काम से मुंबई गए हुए थे और योगेश और उसके घर वाले एक ऐसे स्थान पर थे जहां उनकी जानकारी वाला कोई भी शख्स नहीं था। दरअसल उनके पापा की जॉब की वजह से उन्हें हर नई बस्ती में रहना पड़ता था। अभी योगेश को ही कुछ करना था। उसने अपने लाइब्रेरी के एक दोस्त को कॉल किया और पूरी बात के बारे में बताया तो उसका वो दोस्त कहने लगा कि इस समय तुम रॉयल घाट के करीब तो नहीं हो। जब योगेश ने अपनी नज़र घुमाई तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड के ऊपर काले काले अक्षरों में रॉयल घाट नाम लिखा हुआ था। तो फिर योगेश ने हामी भरते हुए कहा, हाँ मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर रॉयल घाट का नाम भी लिखा हुआ है। उसका दोस्त अपना सर पकड़ते बोला, अब तुम वहाँ से चुपचाप किसी भी तरह निकल जाओ। योगेश अपने दोस्त की बातों को समझ पाने में नाकाम था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर योगेश ने इस बारे में पूछा तो उसके दोस्त ने कहा, उस हाईवे पर लगभग 3 साल से एक शैतान निवास करता है जिसे राक्षस नाम का दर्जा दिया गया है और वह कभी भी किसी भी शख्स पर अपना आतंक ढा सकता है। अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद योगेश की हंसी छूट गई। वो जोर से हंसते हुए बोला, अबे डरपोक, तू चिंता मत करना, मैं खुद एक राक्षस हूँ तो जल्दी से यहाँ से बच जाऊँगा। लेकिन योगेश का दोस्त वहाँ पहुँचने के लिए कतई तैयार नहीं था। उसने अपने दोस्त को भी कसम भी दी थी, लेकिन अभी भी वो इसी इलाके में अपने पैर रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। योगेश अपनी बाइक की एक एक पाइप को अब चेक करने लगा ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसकी बाइक को ठीक करना अब उसके बस की बात नहीं थी। बाइक का इंजन अब बाइक का साथ छोड़ चुका था, जिस वजह से बाइक का थोड़ा बहुत स्टार्ट होना भी लगभग ना के बराबर था। और तभी योगेश को अपनी मदद की एक उम्मीद नजर आई। दरअसल योगेश ने देखा कि एक गाड़ी वाला काफ़ी देर के बाद उस हाईवे से गुजर रहा था। योगेश ने उस गाड़ी वाले के सामने अपना हाथ दिखाया, लेकिन वो गाड़ी रोकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो गाड़ी एक जोरदार की स्पीड के साथ योगेश के करीब से निकल गई। योगेश उस गाड़ी वाले को गाली गलौज करने लगा। अब उसका दिमाग खराब हो चुका था
क्योंकि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन योगेश कहाँ जानता था कि ये सब इस हाईवे का खौफ है और इस हाईवे के नाम से लोग डर और खौफ के मारे कतरा जाते हैं। योगेश नहीं जानता था कि असल में इस हाईवे की असलियत क्या है और उस हाईवे की सच्चाई के बारे में लोग ऐसा क्या जानते हैं जो उनकी रूह कपकपा देने में सक्षम है। अपने दिमाग में यही विचार करते हुए योगेश इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे से एक हल्की सी आवाज़ आई, बेटा जरा कुछ खाने को दे दोगे? जब योगेश की नज़र उस पेड़ के नीचे गई तो योगेश ने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक कटोरा था और वो कुछ खाने को मांग रहा था। योगेश एक पल के लिए उसे घूरता रहा। फिर बाद में योगेश ने अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और उसके उस कटोरे में डाल दिया। वो उस जगह से वापस अपनी बाइक के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी उसकी बाइक स्टार्ट होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब उसकी बाइक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। उसे बस किसी भी तरह से यहाँ से निकलना था और उसके लिए उसे किसी लिफ्ट की बेहद आवश्यकता थी। अपनी गाड़ी या बाइक रोकने को तैयार ही नहीं था। इस हाईवे का खौफ भी ऐसा ही छलकता था। और उसी दौरान योगेश को अपने पीछे से आवाज़ आई, बेटा 5 रुपए में तो आजकल कोई बिस्किट भी नहीं देता, ये 10 रुपए तुम रख लो, जाते वक्त कुछ खा लेना। और उस भिखारी का ये संवेग देख पूरी तरह से वो हैरान था। फिर वो भिखारी बिना कुछ बोले चुपचाप ही वहाँ से निकल गया। लेकिन जाते वक्त उसने अपनी उंगली से इशारा किया। दरअसल वो योगेश को पेड़ के ऊपर देखने का इशारा कर रहा था। जब योगेश पेड़ के ऊपर देखने लगा तो उसे एक विशालकाय पेड़ दिखाई दिया जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा लगा हुआ था और उस कपड़े के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कपड़ा कुछ अलग प्रकार की आवाज़ छोड़ रहा हो, कुछ अजीब सी आवाज़। इसी बीच योगेश को महसूस हुआ कि एक बार फिर कोई गाड़ी या बाइक उस रास्ते से गुजरने वाली है। इस बार योगेश सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और वो पूरी तैयारी में था कि इस बार वो किसी भी गाड़ी या बाइक को सड़क के ऊपर से गुजरने नहीं देगा। तभी उसके सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और ट्रक वाला ट्रक रोकने के मूड में नहीं था, जिस वजह से योगेश सही समय पर सड़क से नीचे उतर गया, वरना आज तो वो ट्रक वाला योगेश का कचूमरी बना देता। योगेश अपने मन में अब विचार करने लगा कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं जो एक मजबूर इंसान की मदद भी नहीं कर सकते। योगेश के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और तभी योगेश को उन पेड़ों के पीछे कुछ जंगली जानवर सा नजर आया जो दिखने में एकदम काला काला था और उसके पंजे भी बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे थे। योगेश पूरे असमंजस में था कि असल में ये कोई जानवर ही है या फिर कुछ और। बाद में उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि उसे थोड़ा बहुत खौफ तो महसूस हुआ कि यहाँ ये जंगली जानवर योगेश के ऊपर अटैक ना कर दे। उसने उसे अपने ध्यान से निकालते हुए अपने काम में स्थिरता रखना ही ठीक समझा। वो अभी भी अपनी बाइक को ठीक करने में जुटा हुआ था। तब तक योगेश पूरा हिल चुका था क्योंकि उसे किसी के छटपटाने जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल के अंदर किसी चीज़ के बीच हड़कंप मची हुई है। इस समय योगेश महसूस कर पा रहा था कि उस जंगल के अंदर कोई तो है जो बार बार अपने पैरों की सहायता से वहाँ के सूखे पत्तों को अपने नीचे दबा रहा है। योगेश अपने दिमाग को शांत करने में जुटा हुआ था, मगर उसके अंदर डर का एक ऐसा तूफान मंडराने लगा जो बार बार उसका ध्यान किसी दूसरी चीज़ की तरफ खींच रहा था। तभी योगेश किसी भौचक्के इंसान की तरह अभी भी इधर उधर अपना मुंह फाड़ रहा था और फिर उसने तय किया कि अब वो यहाँ से पैदल ही 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी के बाद उसका घर पड़ता था जहाँ वो सही सलामत अपने घर पहुँच सकता था। उसने अपने कदमों को अपने घर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। योगेश ने अपनी बाइक को सड़क के दूसरे बगल में लगा दिया ताकि उसकी बाइक को कोई उठा ना सके। दूसरी तरफ योगेश अपने डरे सहमे कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। योगेश को ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो बार बार अपने पीछे पलटकर देखता रहा, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसे सिर्फ कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। योगेश बार बार अपने पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन सन्नाटे के अलावा उसे सिर्फ घनघोर अंधेरे की एक मोटी परत ही वहाँ पर दिखाई दे रही थी। वो जान चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस जगह बुरी आत्माओं का वास होता है तो इंसान के मन में अपने आप ही उसके प्रति एक भावना उत्पन्न हो जाती है। उसे अपने आप ही ऐसा फील होने लगता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अन्यथा उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा उसकी रूह अपने आप ही
कांपने लगती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे अपने आप ही डर लगने लगता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त योगेश के साथ हो रहा था। बार बार योगेश को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कुछ चल रहा है और तभी योगेश ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान की कपकपी छूट जाना एक साधारण बात है। दरअसल योगेश देखता है कि एक काला सा और बड़ा ही खतरनाक दिखने वाला जीव उसके सामने खड़ा था, जिसके बड़े बड़े नाखून और लंबे लंबे दांत के साथ ही उसका पूरा बदन जोर से बदबू मार रहा था। और ये सब देखने के बाद योगेश पूरा चमसा गया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब वह थोड़ा बहुत आगे बढ़ सके। उसके हाथ पैर फूल चुके थे, उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। योगेश पूरा असमंजस में पड़ चुका था कि इस समय उसे किस दिशा में चलना चाहिए, क्योंकि सामने तो वो काला और विशाल सा दिखने वाला एक ब्रह्म राक्षस खड़ा था। योगेश ने पहले भी सुना था कि यहाँ एक ब्रह्म राक्षस निवास करता है, जिसके असीम शक्तियों के सामने एक नॉर्मल इंसान सिर्फ अपने घुटने टेक सकता है और अपने प्राण गंवा सकता है। अब उस ब्रह्म राक्षस का साया धीरे धीरे योगेश के ऊपर मंडराने लगा, तो योगेश भी हल्का हल्का पीछे हट रहा था। तो वो ब्रह्म राक्षस लगातार योगेश की तरफ बढ़ रहा था। योगेश अच्छी तरह जान चुका था कि बहुत ही जल्द मौत उससे मुलाकात करने वाली है और अब उसे अपनी जान बचाने का उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। थक हार कर योगेश उस ब्रह्म राक्षस के सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गया और अब योगेश पूरी तरीके से हताश हो चुका था। मरने के गम में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। योगेश को अपने घर वालों की वो यादें सताने लगी, जो पल उसने अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी गुजारे थे, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मौत उससे मुलाकात करने वाली है। पता नहीं क्यों, लेकिन योगेश की इस आस्था को देखकर उस ब्रह्म राक्षस के कदम एकदम से रुक गए। शायद उस ब्रह्म राक्षस के जहन में कुछ ऐसे सवाल चल रहे होंगे जो इंसानों से प्रभावित होते हैं। वो ब्रह्म राक्षस एक पल के लिए योगेश की तरफ देखता रहा और फिर वह भी अपने लंबे चौड़े शरीर के साथ सड़क के बीचों बीच बैठ गया। पता नहीं उस समय उस ब्रह्म राक्षस को ऐसा क्या हुआ कि जैसे योगेश की नज़र नीचे की तरफ घूमी तो वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो गया और इस तरह योगेश की जान बच गई। काफ़ी देर तक जब इस घटना का जिक्र किया गया तब जाकर पता चला कि कुछ सालों पहले वहाँ एक ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण की आत्मा ही अक्सर ब्रह्म राक्षस का रूप धारण करती है। और जब उस ब्राह्मण की मौत हुई तो उसने एक ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लिया। कहते हैं कि उस हाईवे के ऊपर से जाने वाले शख्स को मौत की सज़ा मिलती है जो उस ब्रह्म राक्षस की निगरानी में आता है। अक्सर वही इंसान जिंदा बचकर निकल जाता है जो या तो अपने परिवार के लिए आंसू बहा देता है या फिर जिसके पास किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, योगेश अपनी जान बचाकर निकल गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने भूत प्रेत के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।